चलो अब क्या है, रिएक्शंस विथ मेटल्स देखने। एलिमिनेशन के बारे में बहुत कुछ देखा है हमने। एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सेटजेफ रूल भी देखा। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्कोनिकॉफ्स रूल है इन एडिशन रिएक्शन, वैसे एलिमिनेशन में सेटजेफ रूल है। लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोनेंस होता है। अगर कहीं पर रेजोनेंस आ रहा है तो वहां पे वो वाला प्रोडक्ट मेजर रहेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तर बघूया आता रेझोनन्स इथं आलं होतं, परंतु इथं कोइन्सिडेंटली what happened is like this, resonance product as well as more substituted product is same like this is less substituted, this is more substituted as well as resonance product. Now I will take another example. देखो क्या एग्जांपल लेते हैं हम, यहीं पे ऐड कर देता हूं मैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यही इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं आपके लिए, तो आपको समझेगा कि व्हाई रेजोनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, मतलब आपको समझेगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंस। तो अगर मान लीजिए ये आपका ऐसा है, इसको जरा बीटा वाले को मैं इधर खिसका दूंगा, लेट अस मूव इट लाइक दिस इज बीटा, और इसको ये मोर सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कुछ खिसकाने की जरूरत नहीं बेटा। बस मैं ये जो डबल बॉन्ड हो ना, इस डबल बॉन्ड को अगर मैं मान लीजिए थोड़ा ऐसा करता हूं, इसको जरा ऐसा ठीक से देखना क्या कर रहा हूं मैं, और यहां पे एक डबल बॉन्ड ले रहा हूं मैं, उधर का डबल बॉन्ड निकाल के ले रहा हूं, राइट? ठीक से समझ लो। ओके शुभम, नो प्रॉब्लम, आई गॉट योर मैसेज। अब अगर देखोगे आप, देखिए ये इधर एक बढ़ गया, इधर बढ़ गया, और ये डबल बॉन्ड मैंने यहां से निकाल दिया, राइट? ये और ये। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा वाला प्रोडक्ट, ये और यहां पे डबल बॉन्ड है ना, तो यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो अब बताना, ये भले ही मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, बट अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मतलब इसको ना मैं अगर मेजर प्रोडक्ट लिख देता हूं, तो समझेगा क्या आपको? मतलब मोर इंपॉर्टेंट इज रेजोनेंस, मेजर प्रोडक्ट नॉट बाय सेटजेफ रूल बट बाय रेजोनेंस। और ये जो आपका मेजर प्रोडक्ट है ये अब माइनर बन जाएगा। जरा बोलो मुझे, समझ में आया क्या? ये माइनर बन जाएगा और ये मेजर। दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेटजेफ रूल डिपेंड्स ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन and resonance is more important than Setzeff rule and not by Setzeff, not by Setzeff। ठीक है, चलिए ये बात अगर समझ में आई, मैं बस बोल रहा हूं, क्या रिपीट कुछ नहीं है। मैंने बोला कि सेटजेफ रूल इज इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन में, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए सेटजेफ रूल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेटजेफ रूल किसके ऊपर डिपेंडेंट है एक्चुअली? हाइपर कॉन्जुगेशन। वही तो है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यही उनका कहना होता है। लेकिन कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ अगर रेजोनेंस आए तो हाइपर कॉन्जुगेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, रेजोनेंस को इंपॉर्टेंट देना है। जैसे कि इस रिएक्शन में अगर देखोगे तो एलिमिनेशन होने पर यहां भी डबल बॉन्ड आ सकता है और यहां भी आ सकता है, राइट? तो सेटजेफ रूल जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार ये वाला ज्यादा स्टेबल लगना चाहिए, क्योंकि ये 1
2 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, जबकि ये सिर्फ ये वाला जो है वो डाई सब्सटीट्यूटेड, यहां पर एक कार्बन यहां पे एक कार्बन, डाई ही सब्सटीट्यूटेड है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे रेजोनेंस है। Sedgwick rule depends on hyperconjugation, right? बट Sedgwick rule से भी इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंस, ठीक है? तो इस वजह से मतलब Sedgwick rule को ही रटना नहीं है, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लॉजिक भी लगाना है, राइट? ड्यू टू रेजोनेंस, नॉट बाय Sedgwick, एंड Sedgwick rule से इंपॉर्टेंट रेजोनेंस है, ठीक है? क्योंकि Sedgwick rule डिपेंड्स ऑन हाइपरकॉन्जुगेशन, ये बात समझ रही है? लेकिन हाइपरकॉन्जुगेशन से भी बड़ा कौन है? रेजोनेंस। दिस इज Sedgwick. Sedgwick rule considers hyperconjugation. Sedgwick rule जो है ना वो हाइपरकॉन्जुगेशन को इंपॉर्टेंस देता है, मतलब उसको कंसिडर करता है हाइपरकॉन्जुगेशन, राइट? चलिए अब आगे वाला, ये इसको यहां से मिटा देता हूं अब, क्योंकि इसमें सब उल्टा होगा। ये कल का क्लास वर्क है, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया कल। अब आगे चलते हैं, we will take the reactions with metal. We will take, yes, shortly resonance is more important than hyperconjugation. ये resonance सबका बाप है, और resonance से भी सबसे बड़ा aromaticity होती है, मतलब resonance का ही एक पार्ट है वो aromaticity, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, aromaticity के बारे में। वो एक्चुअली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए मैंने उसको लिया भी नहीं, ठीक है? वो क्या होता है वो हम देखेंगे, एरोमेटिसिटी। चलिए अब देखते हैं हम रिएक्शंस विथ मेटल्स, ठीक है? बहुत ही सिंपल सी बात होती है, रिएक्शंस विथ मेटल्स। दो मेटल्स है, मैग्नीशियम और एक सोडियम और मैग्नीशियम, दो है। अब मान लो मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है, तो इस तरीके से कंपाउंड होता है RMgX, मतलब ये Mg है ना, इस बॉन्ड के बीच में चला जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से और इनके बीच आके बैठेगा Mg, RMgX। इस बंदे को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बहुत ही काम की चीज है, इसको याद रखना, बहुत ही काम की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर आप देखोगे तो RMgX, ये मैग्नीशियम तो मेटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसलिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव। मतलब अल्काइल ग्रुप के ऊपर यूजुअली पॉजिटिव चार्ज रहता है, आपने कहीं पर भी देखा हो, देखिए यहां पर भी यूजुअली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसी चीज है कि उसमें अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। फॉर एग्जांपल, अगर ये है, बस मैग्नीशियम को इन दोनों के बीच डालना है, डी मतलब ड्राई ईथर। अब ये मैग्नीशियम मेटल है ना, तो इसको एयर में या पानी में नहीं डाल सकते, पानी में इसकी रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वाटर इज वेरी रिएक्टिव विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन में अर्थ मेटल्स, अल्कली फॉर्म हो जाएगा। वाटर में इसकी रिएक्शन होती नहीं, इसलिए ड्राई ईथर मीडियम इज इंपॉर्टेंट। ईथर उतना रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए कोई भी मेटल हो, सोडियम हो या मैग्नीशियम, उनकी रिएक्शंस यूजुअली ईथर के मीडियम में की जाती है। तो ये देखिए CH3Br, इन दोनों के बस बीच में मैग्नीशियम को घुसा दिया, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। वैसे ही मैग्नीशियम इसके साथ करोगे तो ये देखिए इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है? ये नाम लिखे इसके, ब्रोमोइथेन, ये है मैग्नीशियम, और इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो वही इन दोनों के बीच अगर घुस गया ये मैग्नीशियम, देखिए इसका गलत हुआ है, इस बंदे का ये पूरा प्लस नहीं बेटा, ये डेल्टा लिखो ऐसा, और ये इसके ऊपर माइनस लिखो। कहीं भी कुछ भी लिख दोगे तो मार्क्स तो कटेंगे ही ना, और ऐसे ही मार्क कटते हैं। आपको लगता है कि मैंने तो इतने मार्क का लिखा था ये बहुत अच्छा है कि इनकी नोट्स है। आपको लगता है कि अरे मैंने इतने मार्क्स का लिखा था, इतने ज्यादा मार्क्स का,
इतना कैसा कट गया मेरा। क्यों कटता है? क्योंकि ऐसी गलतियां करते हो ना बेटे, मतलब किसी बात का सेंस नहीं, कुछ भी करोगे, कहीं पर भी कोई भी चार्ज लगा दोगे तो बेटा मार्क्स कटेंगे ना। हाँ, उसको इतना तो रिस्पेक्ट दो इस एग्जामिनर को। एग्जामिनर को ठीक से, ये देखिए यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, जब तक ये आप बॉन्ड बनाए हो तब तक पूरा का पूरा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा। अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, जहां पे लिखना है लिखो, लेकिन लिखो तो ठीक से लिखो, ऐसे नहीं कि कहीं भी माइनस लगा दिया, कहीं भी प्लस लगा दिया। कहाँ लगा दिया इसने? ये एक्चुअली इस कार्बन के ऊपर लगाना चाहिए ना, ये यहाँ पे ठीक से डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद ग्रिग्नार रिएजेंट इज वन ऑफ द वेरी रेयर सोर्सेस ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ग्रिग्नार रिएजेंट में होता है, और यूजुअली ऐसा नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ग्रिग्नार रिएजेंट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स, जैसे कि अल्केन्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब के लिए यूज किया जाता है। और ये सभी की सभी रिएक्शन हमको है, जैसे कि ये देखिए RMGX है, तो क्या होगा देखिए, ये सब साथ में आ जाएंगे और ये R इसको जाके चिपकेगा, तो RH यानी क्या फॉर्म हुआ? अल्केन। और ये Mg के साथ X और OH। देखिए जैसे कि ये, और वाटर ले लिया, वाटर का मतलब क्या है? OH EH। ये देखिए ये सब साथ में आ जाएंगे और ये इसको जाके चिपकेगा, तो हो गया आपका इथेन, राइट? ऐसा ही होता है ना, C2H5OH यानी C2H6 इथेन हो गया, और ये तो बाय प्रोडक्ट। वैसे यहाँ पे देखो ये ग्रिग्नार रिएजेंट है, ग्रिग्नार रिएजेंट, फिर वाटर को मैंने ऐसे लिख दिया OH EH, ये OH इसके साथ चला गया मैग्नीशियम के साथ, और ये H इधर आके चिपक गया, देखिए ये आपका साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इस तरीके से ये अल्केन के फॉर्मेशन में इसका काम है। अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, कीटोन, इनको कैसे प्रिपेयर करते उन चैप्टर्स में हम देखेंगे, ठीक है? उन चैप्टर्स में उनके बारे में देखेंगे। चलो, ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन समझ में आई आपको? बोलो एक बार, ग्रिग्नार रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है और वो अल्केन प्रिपेयर करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, ठीक है? तो अब देखते हैं आगे। और अब रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ वाली रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विथ सोडियम मेटल, इट इज वुड्स सिंथेसिस, इसको कहा जाता है वुड्स सिंथेसिस। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है। सोडियम के साथ रिएक्शन है, देखिए अल्काइल हैलाइड है, इधर से एक अल्काइल हैलाइड है और दो सोडियम लिए हुए, तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, देखिए किस तरीके से अरेंजमेंट की है। सबसे पहले उधर देखना है, आगे नहीं देखना है, जो लिखा है वही पहले देखो। तो ये देखिए ये चले जाएंगे इतने, ठीक है? मतलब सोडियम हैलाइड, 2 Na और 2 X, मतलब 2 NaX, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये 2 R एक दूसरे से चिपक जाएंगे। देखिए 2 R एक दूसरे को चिपक गए, जब दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से चिपक जाते हैं ना तो अल्केन बनता है, राइट? अब यहाँ पे, और ये बाय प्रोडक्ट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज लिखी है, स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे मान लीजिए 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में आपके 2 और 2 4 कार्बन आ गए। जहां पर कार्बन की संख्या बढ़ती है प्रोडक्ट में उसे स्टेप अप कहा जाता है, और जहां पे कार्बन की संख्या कम होती है उसे स्टेप डाउन कहा जाता है। जैसे कि स्टेप डाउन को अगर आप देखोगे कोई रिएक्शन, तो ये देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एक होता है, खैर तो बस आप देख लीजिए कैसे होता है। देखिए C2H5CO ये एक अमाइड है, इसकी रिएक्शन अगर ब्रोमीन और NaOH के साथ की जाए तो प्रोडक्ट बनता है C2H5NH2, मतलब ये CO निकल गया। तो यहां पर 2 और 1 3 कार्बन थे, लेकिन प्रोडक्ट में कितने आए? 2 ही कार्बन आए। अब बाकी CO2 बनता है वो छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन मेन प्रोडक्ट में तो 1 कार्बन कम आ गया,
तो इसे बोलते हैं स्टेप डाउन। कार्बन की संख्या कम हुई तो उसे बोलेंगे स्टेप डाउन, और कार्बन की संख्या बढ़ गई तो उसे कहते हैं स्टेप अप। समझ में आया? स्टेप अप और स्टेप डाउन। क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन दिख रही है ना? बोलो एक बार चार्ट करके प्लीज। यस, हाँ। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसके बारे में कोई डाउट है? स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में कोई डाउट? बोलो एक बार स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि जहां पर कार्बन की संख्या बढ़ती है जिस रिएक्शन में, उसे बोलते हैं स्टेप अप, और जहां पर कार्बन की संख्या कम होती है प्रोडक्ट में, उसे बोलते हैं स्टेप डाउन। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये इस तरीके से अल्काइल हैलाइड को अरेंज किया है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2 कार्बन का है और ये भी 2 कार्बन का है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये जो बनता है ना, ये 4 कार्बन वाला बन रहा है। तो स्टेप अप है ना, कार्बन की संख्या बढ़ी और अल्केन फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के साथ मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन। अब यहाँ पे याद रखना है कि एट अ टाइम 2 मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट होते हैं 2 सोडियम के साथ, मतलब रिएक्शन ही ऐसी है, दोनों को एक साथ ही रिएक्ट होना पड़ता है। तो देखिए ये चले जाएंगे, यानी Cl बनाएंगे, और ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ये अगर चिपक गए तो CH3 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो जो एक रिएक्टेंट है उसमें एक ही कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें 2 कार्बन है, तो ये स्टेप अप हुआ ना। और डी मतलब ड्राई ईथर। मैंने बोला ना, मेटल की जो रिएक्शन है सोडियम मैग्नीशियम, वो ईथर के ही प्रेजेंस में होती है, ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपका बाय प्रोडक्ट है, इसको तो छोड़ दो। वैसे ही अब इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं, मतलब इतना सब ऐसा करने की जरूरत नहीं, इधर एक लिखा इधर एक लिखा, डायरेक्टली इनको मैं 2CH3Cl भी तो लिख सकता हूं ना, मतलब वो समझना चाहिए अब आपको। तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से लिखा है, मतलब इधर एक C2H5Br और फिर इधर से C2H5Br, ऐसा नहीं लिखा मैंने, इन दोनों को एक ही जगह पर लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना। तो ये 2 ब्रोमीन और ये सोडियम चले जाएंगे, और ये जो 2 इथाइल ग्रुप है ये एक दूसरे को चिपक जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 इथाइल ग्रुप एक दूसरे से चिपक गए, ब्यूटेन फॉर्म हो गया। चलिए अब बोलो, समझ में आया क्या? ये दूसरा वाला एग्जांपल समझ में आया, या इसको भी इस ऊपर की तरह बताना पड़ेगा? मतलब इस स्टाइल से भी रिएक्शन को लिखा जाता है, इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं, अलग अलग स्टाइल से लिखेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है? समझ में आया तो यस बोलो, ठीक है? वैसे ही इसको देखो, मतलब देखिए एक ही आपका अल्काइल हैलाइड है, एक ही है, देखिए ये। लेकिन होता ऐसा है कि रिएक्शन ही कुछ इस तरीके से होती है कि 2 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम 2 सोडियम के साथ रिएक्ट हो रही है, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। मतलब रिएक्शन ऐसी होती ही नहीं कि मतलब आपने क्या किया कि भाई ये ऐसा लिया और इधर एक ब्रोमीन और एक सोडियम, तो मतलब ऐसी रिएक्शन होती ही नहीं। ये 2 मॉलिक्यूल ही लेने पड़ते हैं और इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, मतलब रिएक्शन ही कुछ उस तरीके से, राइट? तो फिर से देखिए ये बंदे चले जाएंगे, ये सोडियम ब्रोमाइड, और ये आके इसको चिपकेगा। चलिए जरा थोड़ा सा देखते हैं कैसे चिपकता है। देखिए ये इसको आके चिपकेगा, राइट? समझ में आया? मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया बायसाइक्लोपेंटेन, या फिर साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन। अब इन अबो मेथड ओनली सिमेट्रिक अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ओनली वन अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड। अब देखते, मतलब अगर आपने देखा कि ये जो मेथड है इसमें क्या है, सिमेट्रिक अल्केन्स ही फॉर्म हो। सिमेट्रिक मतलब ऐसे अगर बीच से अगर डालोगे ना लाइन, तो 2 इक्वल पार्ट होते हैं, इक्वल पार्ट मैं बोल रहा हूं, इक्वल। ये देखिए ऐसे, मतलब सिमेट्रिक अल्केन ही फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर हमको अनसिमेट्रिक अल्केन फॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल CH3 और C2H5, राइट? ये तो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसको अगर बीच से अगर काटोगे
तो दो इक्वल पार्ट नहीं हो रहे। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, इसके बारे में पता चला क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं? सिमेट्रिक अल्केन और अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं उसके, यस। तो अनसिमेट्रिक को अगर प्रिपेयर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक लेना पड़ेगा CH3Cl और दूसरा लेना पड़ेगा C2H5Cl, और इनके बीच में सोडियम दे दो, ऐसे दो सोडियम। चलो ये समझ में आया क्या? इसको अगर प्रिपेयर करना है तो ऐसा सेटअप चाहिए हमको। इसको अगर प्रिपेयर करना है हमको तो सेटअप ये चाहिए। तो मतलब जो सिमेट्रिक वाले थे उसमें एक ही अल्काइल हैलाइड यूज करते थे हम, एक ही, लेकिन यहां पर एक ही है क्या? ये दोनों अलग अलग है, मिथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड। तो बात क्या है? सिमेट्रिक वाले को प्रिपेयर करने के लिए ओनली वन अल्काइल हैलाइड इज रिक्वायर्ड, बट टू प्रोड्यूस अनसिमेट्रिक अल्केन, to produce unsymmetric alkane we have to use mixture of two alkyl halides, mixture of two alkyl halides। चलिए ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या? ये स्टेटमेंट बोलो जरा। नहीं समझ में आया तो नो बोलना है फटाफट। हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको प्रोपेन को प्रिपेयर करना है तो इसके दो पार्ट गिरेंगे, एक पार्ट ऐसा, चलिए जैसा इधर इस रिएक्शन में किया वैसा ही करता हूं, एक पार्ट ऐसा और एक पार्ट ऐसा। मतलब इसके लिए एक अल्काइल हैलाइड जो कि ये देखिए ये है, ठीक है, और इसके लिए एक अल्काइल हैलाइड जो कि ये है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी हो गई? ये मिथाइल क्लोराइड और क्या, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। तो ये देखिए ये सोडियम और ये क्लोरीन चला गया, ठीक है ना, और ये दोनों चिपक गए। कैसे चिपक गए? ये ऐसे आया 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 और यहाँ पे चिपक गए, राइट, ठीक है ना, बना प्रोपेन। समझ में आया प्रोपेन के लिए क्यों दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लग रहे हैं? बोलो जरा। हाँ ठीक है। समझ में नहीं आया तो ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अब जो आपका वेसल है ना, अब वेसल के अंदर क्या हो रहा है? देखिए ठीक से देखिए बेटा, जो भी आपका रिएक्टिंग वेसल है ये, इसके अंदर CH3Cl है और C2H5Cl है। लेकिन CH3Cl क्या इस वेसल में एक ही है और C2H5 भी एक ही है, या करोड़ों करोड़ है? बोलो। एक एक ही होंगे या हर एक के करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे? बोलो। जब रिएक्शन हम करवाते हैं किसी रिएक्टर में, अरे क्या बहुत आसान सी चीज है यार, नहीं समझ रहा आपको? एक एक मॉलिक्यूल लेके कभी रिएक्शन होती है क्या? हाँ, कभी एक मॉलिक्यूल कोई चूज कर सकता है क्या? रिएक्टर में अगर आपने CH3Cl डाला तो क्या आप इसका एक मॉलिक्यूल डाल सकते हो क्या? अगर मैंने बोला पानी का एक मॉलिक्यूल लाओ तो कोई ला सकता है क्या? जब वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो वाटर के करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे या एक ही मॉलिक्यूल होगा? बोलो जरा। बोलो कितने, और बाकी के लोग बोलो प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना बेटा। जब रिएक्शन हो रही है, मैंने बोला कि इस रिएक्शन इस वेसल में CH3Cl और ये सोडियम के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो क्या इसका एक ही मॉलिक्यूल उस वेसल में और इसका एक ही है और इसके दो ही है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो जरा। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं प्लीज? नहीं ना, ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। CH3Cl के करोड़ों करोड़ों, सोडियम के करोड़ों मॉलिक्यूल्स, C2H5 के करोड़ों मॉलिक्यूल्स। मतलब एक मॉलिक्यूल लेना पॉसिबल नहीं। आप एक ड्रॉप भी लेते हो वाटर का, एक ड्रॉप मैं बोल रहा हूं, एक ड्रॉप यानी 1 ml, मान लो 1 ml यानी 1 ग्राम। 1 ग्राम में आपके मॉलिक्यूल्स कितने आते हैं? 10⁻22 नियरली, मतलब 10⁻7 का 1 करोड़ होता है, तो 10⁻22 मतलब करोड़ों 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 हो गए, अरबों हो गए मॉलिक्यूल एक ड्रॉप में। मतलब जब रिएक्शन होते हैं ना तब एक मॉलिक्यूल होता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तो मुझे बताओ, अब ये दोनों मिला के प्रोपेन बना रहे, ये दोनों मिला के प्रोपेन बना रहे, तो मुझे बताओ यार कि यहाँ पे ऐसा तो हो ही सकता है ना। देखिए अब इस वेसल में मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्या क्या पॉसिबल है। देखिए CH3Cl है और भी CH3Cl है और भी CH3Cl है, ऐसे तीन तो, चलो तीन तो मान लेते हैं यार, तीन तो है,
वैसे ही C2H5Cl, C2H5Cl। और सोडियम तो कितने हैं, करोड़ों है, वो भी करोड़ों है, राइट। अब मान लो सोडियम ने इन दोनों के साथ मिलके ये प्रोपेन बना दिया, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, प्रोपेन बना दिया, ये तो हो गया हमारा रिएक्शन। लेकिन ये जो CH3, ये C2H5Cl है ना, ये ऐसा थोड़ी है कि इसी के साथ रिएक्ट करेगा। हो सकता है ना कि ये इसके साथ भी रिएक्ट करे। यहाँ पे अगर सोडियम आके बैठ गया तो ये और ये कंबाइन भी तो हो सकते हैं, मतलब इथाइल क्लोराइड खुद इथाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है कि नहीं, बोलो यस और नो। इथाइल क्लोराइड जैसे ऊपर मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हुआ, वैसे ये इथाइल क्लोराइड खुद के साथ भी तो रिएक्ट हो सकता है ना, हो सकता है। वैसे ही मिथाइल क्लोराइड भी खुद के साथ रिएक्ट हो सकता है। मतलब ये दो और पॉसिबिलिटीज आ गई। एक पॉसिबिलिटी ये है, जो पहली वाली रिएक्शन थी सिमेट्रिक वालों की, जो एक ही मिथाइल क्लोराइड था, एक ही मिथाइल क्लोराइड, मतलब करोड़ों रहे या अरबों रहे, लेकिन मिथाइल क्लोराइड सिर्फ किसके साथ रिएक्ट हो सकता है, सिर्फ मिथाइल क्लोराइड के साथ ही, उसको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो सकता है या फिर इथाइल क्लोराइड। जब इथाइल क्लोराइड मिथाइल के साथ रिएक्ट होता है तो इसे बोलते हैं क्रॉस कपलिंग, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हुआ ना। और जब ये खुद के साथ रिएक्ट होता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ कपलिंग। सेल्फ कपलिंग, कपलिंग क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं, है ना, ये CH3 और ये C2H5 है ना ऐसे, और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इनको कपलिंग बोलते हैं, क्योंकि ये कपल बना रहे हैं एक दूसरे के अंदर, मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, है ना, दोनों को मिला के कपल ही बोलते हो ना आप लोग। तो इस रिएक्शन को कपलिंग बोलते हैं। कपलिंग मतलब जुड़ना, डीकपलिंग मतलब तोड़ना। तो ये कपलिंग रिएक्शन है। ये समझ में आया कि ये कपलिंग क्यों है, ये रिएक्शन कपलिंग टाइप की क्यों है, पता है, समझ में आया, कपलिंग, ओके। उसके बाद क्रॉस कपलिंग, मतलब दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड एक साथ आई, इसको क्रॉस बोलते हैं। और जब दो सेम अल्काइल हैलाइड एक साथ आते हैं तो उसे सेल्फ कपलिंग बोलते हैं। चलो ये भी समझ में आया क्या, क्रॉस और सेल्फ, क्रॉस और सेल्फ भी समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो मुझे ये बताना है कि जब एक ही अल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ सेल्फ कपलिंग होती है। जब हमने ओनली वन अल्काइल हैलाइड यूज किया तो उसने सिर्फ सेल्फ कपलिंग हुई, और सेल्फ कपलिंग से सिमेट्रिक अल्किन फॉर्म होता है। लेकिन जब हम दो अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो उसमें सेल्फ कपलिंग भी होती है और क्रॉस भी होती है। सेल्फ कपलिंग से सिमेट्रिक अल्केन फॉर्म होता है और क्रॉस से अनसिमेट्रिक फॉर्म होता है। चलिए ये भी समझ में है, ये जो लिखा मैंने, फटाफट बोलते चलो, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये बताना हो, अगर आपको, अगर मुझे सिमेट्रिक अल्केन फॉर्म करना है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक ही अल्काइल हैलाइड यूज करूं। सिमेट्रिक के लिए मैं दो भी यूज कर सकता हूं, ये भी मेथड पॉसिबल है, पहली भी और दूसरी से भी सिमेट्रिक फॉर्म हो सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप दोनों में से कौन सी चूज करोगे, पहली या दूसरी, सिमेट्रिक वाले को प्रिपेयर करने के लिए? क्यों पहली, क्यों क्यों पहली? फटाफट बोलो, क्रॉस नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको जब प्रोडक्ट चाहिए तो प्योर चाहिए। तो सिमेट्रिक में क्रॉस कपलिंग होगी ही नहीं, मतलब वन अल्काइल हैलाइड को यूज करोगे तो, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गए नहीं, हमको प्योर प्रोडक्ट चाहिए। यहां पर अगर आप इसको प्रिपेयर करने के लिए दो लोगे तो साथ में ये भी फॉर्म होगा, तो जिससे कि मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट का, इम्प्योर प्रोडक्ट होगा जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन अनसिमेट्रिक को प्रिपेयर करने के लिए एक ही मेथड है, कौन सी, पहली या दूसरी, बोलो। अनसिमेट्रिक को प्रिपेयर करने के लिए एक ही मेथड पॉसिबल है, दूसरी। तो अनसिमेट्रिक अल्केन को प्योर फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, वुड सिंथेसिस से? वुड सिंथेसिस के दो टाइप्स है, वुड सिंथेसिस, एक तो एक अल्काइल हैलाइड यूज करके या फिर दो अल्काइल हैलाइड यूज करके सिमेट्रिक को प्योरली फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वुड सिंथेसिस से अनसिमेट्रिक को हम प्योर फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, अनसिमेट्रिक वाले को प्योर फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, बोलो एक बार फटाफट। अरे रे रे, अनसिमेट्रिक को, इसको प्योर फॉर्म में, इसको 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 प्योर फॉर्म में कर ही नहीं सकते ना, इसको पॉसिबल ही नहीं है। इसको कर सकते हैं, अगर मेथड 1 यूज करते हो तो सिमेट्रिक वाला प्योर होगा, लेकिन मेथड 2 यूज करते हो तो वो भी इम्प्योर होगा। लेकिन अनसिमेट्रिक वाले को एक ही मेथड है, वो वाली दूसरी वाली, और दूसरी वाली मेथड यूज करने पर सिमेट्रिक भी फॉर्म होगा और अनसिमेट्रिक भी। समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है ना। अब और एक बार, अब मेरे पास दो अल्केन है, मुझे एक बात देखिए, अल्काइल हैलाइड
से अल्केन फॉर्म हो रहा है ना, वुड सिंथेसिस में ये पता होना चाहिए किससे क्या फॉर्म हो रहा है। अल्काइल हैलाइड से क्या फॉर्म हो रहा है बोलो, अल्केन। अल्काइल हैलाइड से अल्केन, बाय प्रोडक्ट छोड़ दो, उनको गोली मारो, मेन प्रोडक्ट। अल्काइल हैलाइड से अल्केन फॉर्म हो रहा है वुड सिंथेसिस में, अल्काइल हैलाइड से अल्केन फॉर्म हो रहा है। अब मुझे अगर इसको प्रिपेयर करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक, मैं इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, राइट, यानी CH3 CH2 Cl, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, दो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म होता है। लेकिन इसको और एक तरीका पॉसिबल है, अगर मैं इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो भी तो फॉर्म हो सकता है ना। Cl और दूसरा क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, CH3Cl। ये दोनों से पॉसिबल है, ये तो समझा आपको, यस और नो बोलो, दोनों से पॉसिबल है ना। दोनों से वुड सिंथेसिस से हमको ये ब्यूटेन फॉर्म करने को मिल सकता है। सबसे पहले बोलो, ब्यूटेन सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, बोलो एक बार। ब्यूटेन सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक? सिमेट्रिक, क्योंकि यहां से अब लाइन मारोगे तो ठीक। अब इस सिमेट्रिक वाले को दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैंने बोला ना, ये एक मेथड और ये दूसरी मेथड। कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी है इसको प्रिपेयर करने के लिए, पहली या दूसरी? पहली। क्यों? क्योंकि इससे प्योर प्रोडक्ट यही फॉर्म होगा, दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन इससे क्या क्या फॉर्म हो सकता है, एक तो ये, दूसरा ये खुद के साथ रिएक्ट होगा तो ये 3 कार्बन और 3 मतलब 6 कार्बन वाला हेक्सेन भी फॉर्म होगा। ये खुद के साथ रिएक्ट होगा तो कितने कार्बन वाला कौन फॉर्म होगा, बोलो जरा, बोलो कौन फॉर्म होगा खुद के साथ रिएक्ट होने पर? मिथाइल क्लोराइड खुद के साथ अगर रिएक्ट होगा तो कौन फॉर्म होगा? अरे कितना अल्केन फॉर्म होता है, बस कौन सा फॉर्म होता है, कितने कार्बन बनेंगे? यस, ज्ञानेश्वरी सही है। और बिल्कुल सही, बहुत सही अंजलि, बहुत सही। मतलब सिंपल सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ये खुद के साथ, ये देखिए, ये वाला इसके साथ जब होता है, ऐसे जुड़ जाते हैं तो 4 कार्बन वाला बन रहा है। ये खुद के साथ आएगा मतलब इसके 3 और एक इसके जैसा, यानी 3+3। और ये अगर खुद के साथ होता है तो 1+1। ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो 3+1, यानी 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। ये 3 और 3 6 कार्बन वाला हेक्सेन भी फॉर्म होगा। 1+1 2 कार्बन वाला इथेन भी फॉर्म होगा। तो समझ रहा है ना कि अल्काइल हैलाइड किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से। सेल्फ कपलिंग, क्रॉस कपलिंग। सेल्फ मतलब खुद के साथ रिएक्ट होना, क्रॉस मतलब दूसरे के साथ रिएक्ट होना। अब मुझे बताओ, यहां पर C2H5Cl प्लस C3H7Cl, अब इससे क्या क्या प्रिपेयर हो सकता है, बस उसके फॉर्मूले मत टाइप करो, इनिशियल नेम डालो। अगर ये इसके साथ रिएक्ट होता है तो क्या, मतलब ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, बोलो। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ आने पर क्या होगा, कार्बन की संख्या को ऐड करना है, और क्या है यार, कुछ भी नहीं। पेंट, बहुत अच्छे ज्ञानेश्वरी, बहुत अच्छे अंजलि, बहुत अच्छे। पेंटेन फॉर्म होगा, राइट। अगर ये खुद के साथ मतलब सेल्फ कपलिंग करता है ये, तो क्या फॉर्म होगा, ब्यूटेन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये खुद के साथ रिएक्ट होता है तो हेक्सेन। बहुत अच्छे। यानी आपको अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन द गिवन वुड सिंथेसिस, तो यहाँ पे आप बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे तो पेंटेन, सो पेंटेन इज पॉसिबल। दूसरा, ये खुद के साथ सेल्फ कपलिंग करता है तो ब्यूटेन, ये खुद के साथ सेल्फ कपलिंग करता है तो हेक्सेन। सो दिस 3 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, और ऑफ कोर्स NaCl। सेल्फ कपलिंग, क्रॉस कपलिंग। और क्रॉस कपलिंग का प्रोडक्ट जो है ना, मेजर होता है बेटा। क्रॉस कपलिंग का प्रोडक्ट हमेशा मेजर रहेगा, सेल्फ कपलिंग वाला मेजर नहीं रहता।
तो अब इसको सॉल्व करना है। अगर ये आपको आता है तो मान लो कि आपकी सभी रिएक्शंस परफेक्ट है। चलो, रेडी? रेडी फॉर सॉल्विंग द पजल? बोलो एक बार यस, क्योंकि पजल मैं हमेशा बनाता और इससे ही रिएक्शंस याद होती है, दूसरा कोई तरीका नहीं, आप किसी से भी पूछो। चलो, और मुझे व्हाट्सएप पे डालना है आपको इस पजल को, राइट? सॉल्व करके सभी ने व्हाट्सएप पे डालना है। आपके पास बहुत सारा टाइम है, पूरा टाइम का इस्तेमाल करो और व्हाट्सएप पे डालो। लेकिन ये पजल आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं इसके आंसर्स दिखाऊंगा आपको जरूर। पजल को सॉल्व करो, पजल सॉल्व होने के बाद फिर नोट्स में से लिख लो, लेकिन पहले पजल सॉल्व करके मुझे डालो प्लीज। और जितना गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डालो जरूर। गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन प्रयास करना है। अभी तक तो जितनी रिएक्शंस पढ़ाई है बस उनमें से ही है, सब कुछ उनमें से है। अभी मैं आपको, जिसका हो गया वो चैट करके यस हो गया बोलो, या फिर सेंड कर दिया सेंड, ऐसा कुछ बोल दो, ठीक है? 15 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है सब कुछ, 15 मिनट्स। गलतियां होनी ही चाहिए, गलतियों के सिवा काम होगा ही नहीं, ठीक है? तो इसके आंसर्स देख लो, लेकिन बिना देखे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल्स को बिना देखे करना ही इसमें की है। तो इसके आंसर्स देखो और मुझे बताओ, यम मतलब कितने आते हैं? 1 2 3 4 मतलब 10 12 है, टोटल 12 होंगे। सो आउट ऑफ 12 कितने आए ये बस डालो आप, ठीक है? व्हाट्सएप में वो भी डालो, खुद चेक करके डालो मुझे। इसके आंसर्स देखिए, इधर है, ये है आंसर्स। अगर इसका कोई गलत है आंसर तो भी आप देख लो, अगर इसका कोई गलत है तो भी देख लो, वो मैं क्लियर कर दूंगा बाद में आपको। चलिए फिर ठीक है, ये आंसर्स देख लो आप, और मुझे आप खुद ही डालो व्हाट्सएप पर कि कितने आए आपके। मैं फिर आपको क्रॉस चेक करूंगा आप कितने ईमानदार है कितने नहीं, ठीक है? आप खुद डालो कि कितने आए, और ऐसा करते रहो, रिएक्शंस याद करते रहो, फुल मार्क्स आएंगे। ओके, बाय बाय, हैप्पी बैल पोड़ा।